मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ना। इसके पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है और जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस हमने कराए हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है, इसके पहले आपको दिया हुआ व्हाट्सअप नंबर, ठीक है, 9823084786, ये नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर कुछ डिफ़िकल्टी है, या कॉल करके भी बता सकते हैं। लेकिन जब आपकी रेगुलर क्लासेस शुरू होगी स्कूल में, रेगुलर क्लासेस इंडियन ओलंपियाड स्कूल में, तो अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपके बच गए हैं तो उसको सॉल्व कराएंगे हम। आई विल टेक इट नाउ। नेक्स्ट चैप्टर आई एम स्टार्टिंग नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 12। दिस इज चैप्टर नंबर 12, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। बेसिकली हाइट्स एंड डिस्टेंसेस है, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्री हमने यूज किया, एक्चुअली पढ़ा है इसके पहले, ट्रिग्नोमेट्री, साइन, कॉस, टैन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसके एप्लीकेशंस। So I'm starting a new chapter, chapter number 12, heights and distances, या इसी को बोलते हैं application of trigonometry. So trigonometry के applications, इसका बेस पहले पढ़ेंगे। तो इसमें important चीज़ है angle of elevation और angle of depression, ठीक है। elevation यानी ऊपर, up, और depression मतलब down, नीचे, ठीक है। depression मतलब क्या, जैसे आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप बोल रहे आज डिप्रेस है, मतलब थोड़ा डाउन फील कर रहे हैं। और अगर सपोज किसी दिन बहुत अच्छा लग रहा बेटा, आपको लगता है ऐसा, आप बोलते हैं कि हमको ऐसा लग रहा है कि आई एम एलिवेटेड, यानी अच्छा लग रहा है, हम थोड़े से ऊपर हो गए दुनिया से। तो इसलिए डिप्रेशन मतलब डाउन और एलिवेशन मतलब अप, ये ध्यान रखना है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या, जैसे इट्स। सो चैप्टर नंबर 12 आर.डी. शर्मा का है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, या सेम चैप्टर इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, जैसे। तो सबसे पहले चीज, कोई भी एंगल अगर आप मेजर करेंगे तो हमेशा एंगल मेजर करेंगे तो दो लाइंस रहेगी, दो लाइन के बीच का जो एंगल वो मेजर करेंगे। सो एक लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल लेंगे, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन। यानी कोई भी एंगल मेजर करने के लिए एक लाइन आपको हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन लाना है। या सपोज जैसे ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड की जो लेवल है ग्राउंड, ये भी हॉरिजॉन्टल रहती, या ऊपर कहीं भी ड्रॉ करेंगे, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। सो हमेशा एंगल मेजर करेंगे तो एक जो लाइन लेंगे जिसके बीच का एंगल, एक लाइन, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन। अब हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन यानी जैसे आपकी नजरों से, आंखों से एकदम सीधा देख रहे हैं, अगर आप अपनी आंखों से एकदम सीधा देखेंगे इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आप जो एकदम सीधा देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, उससे ऊपर देखेंगे इसको बोलते हैं एलिवेशन, इसको बोलेंगे एलिवेशन। और अगर आप एकदम सीधा देख रहे हैं आंखों से और उससे फिर नीचे देखेंगे, इसको बोलते हैं डिप्रेशन। सो एलिवेशन हमेशा ऊपर और डिप्रेशन मतलब नीचे, लाइक दिस। तो सपोज एग्जांपल जैसे एक ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के टॉप में कोई भी एक बच्चा है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप में कोई भी एक बच्चा है, ये बच्चा एकदम सीधा देख रहा है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन। तो सपोज ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जो टॉप है रूफ, ठीक है, बिल्डिंग की जो छत है, यहाँ पे एक बच्चा है और ये बच्चा एकदम सीधा देख रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन ना। ऊपर सपोज एक एरोप्लेन जा रहा है, अगर ये बच्चा हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन से ऊपर जाके एरोप्लेन की तरफ देख रहा है, अगर ऊपर देख रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन और जिस डायरेक्शन में अभी वो ऊपर देख रहा है, दोनों के बीच का एंगल, क्योंकि ये एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है, यानी इसको एरोप्लेन को देखने के लिए जो सीधी जो लाइन है हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन, उससे बच्चे को ऊपर देखना पड़ेगा, इसलिए इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। नाउ सपोज ये बिल्डिंग के टॉप पे बच्चा खड़ा है, ऊपर एरोप्लेन जा रहा है, तो एकदम जो सीधा देखेंगे इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, लेकिन एरोप्लेन ऊपर है, इसलिए हॉरिजॉन्टल जो रेफरेंस लाइन है उससे बच्चे को ऊपर देखना पड़ेगा। ये ऊपर देखना पड़ेगा, जितना भी एंगल रहेगा हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन और ई लाइन के बीच में ना, इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। साइट मतलब नजरें, मतलब जिस डायरेक्शन में आप अभी एरोप्लेन को देख रहे हैं, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। एकदम सीधा जो देख रहे थे इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन। और अब एरोप्लेन की तरफ थोड़ा ऊपर देख रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। ये दोनों बीच का एंगल, क्योंकि ये एरोप्लेन ऊपर है, इसलिए हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन से उसने अपनी नजरों को ऊपर करके देखा। पहले जो हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन था उससे ऊपर करके देखा, लाइक दिस। तो जितना भी ये एंगल रहेगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन से ऊपर है, इसलिए अपनी नजरों को ऊपर करके देखेगा। इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। नाउ सपोज अगर यही बच्चा जो बिल्डिंग के रूफ के टॉप पे है, नीचे रोड पर एक कार है, लाइक दिस, अगर वो कार को देख रहा है तो इसकी हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन ये थी। अब अगर कार को देखना है, एरोप्लेन के लिए उसको ऊपर देखना है, लेकिन कार के लिए उसको नीचे देखना है, तो ये कार के लिए सपोज ही नीचे देख रहा है,
इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। मतलब जिस डायरेक्शन में अभी देख रहा है, जो उसकी नजरों की लाइन है, नजरों का डायरेक्शन, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। तो ये हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन, लेकिन कार क्योंकि नीचे है, एरोप्लेन के लिए उसने ऊपर देखा, लेकिन कार के लिए उसने नीचे देखा, लाइक दिस। तो जितना भी एंगल रहेगा, सीधी जो लाइन है हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन, और जितना भी नीचे उसने नजर करके देखा, इसके बीच के एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हमेशा याद रखिए, डिप्रेशन एंड डाउन याद रखने के लिए बहुत आसान है। डिप्रेशन डी से आता है और डाउन भी डी से आता है। So, याद रखने के लिए बहुत आसान है। डिप्रेशन इज डाउन, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज डाउन, और एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर, लाइक दिस। उसका एक दूसरा एग्जांपल ये है कि सपोज एक टावर है, टावर कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल टीवी के टावर्स रहते हैं या फिर मोबाइल के जो नेटवर्क के टावर्स रहते हैं। तो सपोज ये टावर है, टावर का जो टिप है इसको बोलेंगे टॉप ऑफ टावर, और टावर जहां जमीन पर लगा इसको बोलेंगे फुट ऑफ टावर, इसको बोलेंगे फुट या बॉटम। इट इज कॉल्ड एज फुट ऑफ टावर या बॉटम ऑफ टावर, उसको बोलेंगे टॉप ऑफ टावर ना। कोई भी सपोज यहाँ पे एक बच्चा है, ये बच्चा टावर के टॉप को, सपोज अगर वो सीधा देखेगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, लेकिन सपोज अगर वो टावर के टॉप को देख रहा, यानी सीधा देख रहा तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, अब नजरें ऊपर करके टावर के टॉप को देख रहा, क्योंकि ऊपर करके देख रहा, नजरें लाइन ऑफ साइड ऊपर है, इससे इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि अप है, लाइक दिस। सो एंगल ऑफ एलिवेशन का एक एग्जांपल ये था कि बच्चा बिल्डिंग के रूफ के टॉप में, अब एरोप्लेन जो ऊपर है तो ऊपर नजर करके देख रहा, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। वैसे यहाँ पे ग्राउंड पे बच्चा है, अब टावर का टॉप ऊपर है, तो अगर टावर के टॉप को देखना है तो नजरों को ऊपर करके देखेगा, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। वैसे अगर बिल्डिंग के टॉप से कार नीचे है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी सीधी लाइन, उससे अब बच्चा अपनी नजरें नीचे करके देख रहा है, तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। बिल्कुल सेम तरीके से सपोज समुंदर, सी शोर के किनारे में एक्चुअली ऐसे इस टाइप के लाइट हाउस रहते, जहां से दूर की जो शिप्स है या बोट वगैरह उसको देखने के लिए यूज करते। तो सपोज दिस इज अ लाइट हाउस, जो नॉर्मली समुंदर या सी शोर पे रहते हैं ऐसे लाइट हाउस, ठीक है। उसमें टावर जैसे रहता है, यहाँ पे ऊपर में एक इंसान है और वो दूर से बोट को देख रहा है ना। अगर वो सीधा देखेगा हॉरिजॉन्टल लाइन ये आ जाएगी। अब अगर उसको लाइट हाउस के ऊपर से नीचे जो बोट है उसको देखना है, तो अपनी नजरों को सीधे से नीचे करना पड़ेगा। जो सीधा करेगा इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, लेकिन अब नीचा करेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जिस डायरेक्शन में भी वो बोट को देख रहा है इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। तो कोई भी एंगल हमेशा मेजर करेंगे विथ रेफरेंस टू अ हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन कभी नहीं। कभी भी याद रखिए, अगर यहां से एक वर्टिकल लाइन और ये जो एंगल है इसको एंगल को, दिस इज नॉट कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। सो एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो भी एंगल मेजर करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, उस एंगल को हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन के रेफरेंस से मेजर करेंगे। जो भी आप एंगल मेजर करेंगे, अल्फा बीटा जो भी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी जब आप नजरों को एकदम सीधा रखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, उससे अगर ऊपर देखेंगे इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देखेंगे उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन एंगल हमेशा मेजर करेंगे हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन से। तो सिंपल एग्जांपल एक ये भी है कि यहाँ पे अगर टावर के टॉप को देख रहा है तो इसको ऊपर देखना पड़ेगा बच्चे को, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको लाइट हाउस के ऊपर से नीचे समुंदर में, वहाँ सी शोर में सपोज बोट है, बोट को देखना है तो इसको नीचे करना पड़ेगा अपनी नजरों को, सीधी नजरों से। अगर सीधी नजरों से ऊपर जा रहा है तो एलिवेशन, सीधे जो नजरें हैं उससे अगर नीचे जा रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो डिप्रेशन मीन्स डाउन, याद रखने के लिए सिंपल है, दोनों डी से आता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन। ना ये हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस है। तो इस टाइप के एप्लीकेशन में सिंगल ट्रायंगल का फिगर आएगा, किसी में 2 ट्रायंगल का फिगर आएगा, किसी में 3 ट्रायंगल। तो पहले आसान वाले क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, और आसान वाले 4-5 पहले सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आएंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो आसान सिमिलर टाइप के हैं, सभी क्वेश्चंस के आपको हम फिगर दे देंगे और उसका मेन साइन कॉस का जो फॉर्मूला वो दे देंगे। कैलकुलेशन पार्ट आप कर सकते हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस में कैलकुलेशन डिफिकल्ट होंगे या जो क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा ऐसा क्वेश्चन हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन जो आसान वाले क्वेश्चन रहेंगे या सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट होंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम फिगर दे देंगे, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन का फिगर दे देंगे और उसका साइन कॉस का इक्वेशन दे देंगे। कैलकुलेशन पार्ट आप कर सकते हैं। बाकी टफ वाले जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा, ऐसे सारे क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सो दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। सीधे नजरें, जैसे एकदम सीधा हम देख रहे, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। यहां से ऊपर देखेंगे इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये सीधे नजरों से अगर हम नीचे देखेंगे इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ऊपर, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे। लेकिन हर एंगल को हॉरिजॉन्टल लाइंस के रेफरेंस से ही मेजर करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। We'll start with the problems of heights and distances, chapter 12, R.D. Sharma. Now first question. So question you can refer the book, क्योंकि questions हम थोड़े short में लिखेंगे, book में आपको questions मिल जाएंगे। Question number 1, solve example number 1 basically.
सॉल्व एग्जाम्पल, पहले शुरू के कुछ सॉल्व एग्जाम्पल कर रहे हैं, बाद में एक्सरसाइज पे आएंगे। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1, पेज 12.1, ठीक है, ये पेज नंबर है 12.1। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1, पेज 12.1। सो अ टावर इज 100√3 मीटर हाई, यानी एक टावर है, देखिए टावर यहां पे ड्रॉ किया, ये टावर ड्रॉ किया, इसकी हाइट दिया, हाइट 100√3 मीटर। अ टावर इज 100√3 मीटर हाई, फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम फुट। यानी एक पॉइंट है, इसका जो फुट है टावर का, जो उसको बोलेंगे टावर का टॉप, ये टावर का फुट, ये टावर का दिस नथिंग बट टॉप ऑफ टावर, इसको बोलेंगे टॉप और इसको बोलेंगे फुट। तो एक पॉइंट है जो टावर के फुट से 100 मीटर दूर है, ये 100 मीटर है, ये 100 मीटर दूर है। यहां से टावर के टॉप को देख रहे हैं, नेचुरली हॉरिजॉन्टल लाइन से हम ऊपर देख रहे हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इससे ऊपर देख रहे हैं, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना थीटा, ये पॉइंट सी से हम टावर के टॉप को देख रहे हैं, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन रहेगा कैलकुलेट करना है। सो दिस इज अ क्वेश्चन। सॉल्व एग्जांपल नंबर 1, आर.डी. शर्मा का, पेज 12.1। अ टावर इज 100√3 मीटर हाई, यानी एक टावर है, ये टावर की हाइट है, कितना हाइट है 100√3, ये 100√3 मीटर हाई है दिस आर, ठीक है। नाउ फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी उसके टॉप को हम देख रहे हैं, चाहिए एंगल ऑफ एलिवेशन इन ऊपर, तो हम टावर के टॉप को, ये पॉइंट सी से टावर के टॉप को देख रहे हैं, ऊपर देख रहे, तो जो एंगल रहेगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, यानी हमको ये थीटा कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना है। और ये एंगल टावर के टॉप को कहां से देख रहे, एक पॉइंट से देख रहे, और ये पॉइंट क्या है, जो टावर का जो फुट है, फुट वहां से 100 मीटर दूर रहेगा। हमेशा टावर का फुट वगैरह जो भी है उसके एकदम बीच में लेंगे, टावर के बीच में से, ये टावर का फुट है, यहां से 100 मीटर दूर एक पॉइंट है, यहां से टावर के टॉप को देख रहे, तो ये एंगल कितना रहेगा, क्योंकि ऊपर देख रहे इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हमको कैलकुलेट करना है। यानी हमको क्या क्या दिया यहां पे, टावर की हाइट दिया है ए से लेकर बी तक 100√3, टावर के फुट से पॉइंट सी 100 मीटर दूर है, जहां से हम टावर के टॉप को देख रहे हैं, तो ये एंगल कितना रहेगा, क्योंकि ऊपर देखना पड़ेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रहेगा कैलकुलेट करना है, लाइक दिस। नाउ कभी भी याद रखिए, हाइट्स एंड डिस्टेंसेज या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे, सबसे पहला स्टेप, ये जो टावर का फिगर वगैरह हमने ड्रॉ किया, ये ड्रॉ करना जरूरी नहीं है। सबसे पहला स्टेप कि आप क्वेश्चन पढ़ के एक राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर हमेशा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हमेशा क्वेश्चन रीड करके क्या करना पड़ेगा, हमेशा राइट एंगल 90 डिग्री वाला, लाइक दिस, क्योंकि हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल यूज होगा, तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर बनाएंगे। किसी क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल 1 आएगा, किसी में राइट एंगल ट्रायंगल 2 आएगा, किसी में 3 आएगा। अभी सिंपल शुरू के क्वेश्चन से एक राइट एंगल ट्रायंगल, आगे क्वेश्चन करेंगे जहां पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल रहेंगे और 3 रहेंगे सीट। यहाँ पे देखिए सीट, ये टावर का हाइट हमारा AB हो गया, मतलब जो राइट एंगल ट्रायंगल उसका साइड हो गया AB टावर का हाइट हो गया, कितना 100√3 लाइक दिस। बाद में टावर के फुट से ये पॉइंट सी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का दूसरा साइड हो गया, ये 100 मीटर ये भी दिया है। और यहां से हम टावर के टॉप को देख रहे, ऊपर देख रहे हैं, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, यानी इस पॉइंट से टावर के टॉप को देख रहे, इस यानी हमारी नजरें इस डायरेक्शन में है, इससे इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, ये एंगल कैलकुलेट करना है दिस। नाउ अब एंगल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 है, साइन, कॉस, टैन, बाद में कोसेक, सेक, कॉट। लेकिन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यूज करेंगे वो डिपेंड करेगा कि ट्रायंगल के कौन कौन से साइड्स दिए हुए हैं। देखिए थीटा का ये अपोजिट साइड है, ये जो AB है ना अपोजिट, इसकी वैल्यू दी है, यानी कौन कौन सा साइड हमको दिया है, अपोजिट साइड दिया है, और थीटा का एडजेसेंट साइड दिया है, लाइक दिस। सो हमको क्या कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन में, सो हमको कैलकुलेट कर रहे हैं थीटा, एंगल थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना है। और हमको गिवन क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, गिवन में क्या क्या दिया है, थीटा का अपोजिट साइड यानी हाइट AB, अपोजिट साइड इज इक्वल टू कितना दिया, अपोजिट साइड यानी AB, ये अपोजिट, थीटा का अपोजिट साइड ये दिया है AB, कितना 100√3 मीटर, ये अपोजिट साइड। और थीटा का एडजेसेंट साइड दिया है AC, और क्या दिया है, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड AC इज इक्वल टू AC, इसकी वैल्यू 100। सो हमको कैलकुलेट करना है थीटा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट करना है। कभी भी कैलकुलेशन करने से पहले आप देख लिए कि कौन कौन से साइड्स की वैल्यू दी है या कौन से साइड की वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहां पे थीटा का अपोजिट साइड की वैल्यू दी हुई है,
ये हाइट ए बी, ये देखिए थीटा का अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड, किसका अपोजिट साइड? थीटा का अपोजिट साइड। कौन सा एक्चुअली? ए बी। ये जो अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड हमने लिखा है एंगल थीटा के हिसाब से लिखा है। सो एंगल थीटा का अपोजिट साइड यानी तो ट्रायंगल हमारा ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी, ये रेड कलर से हमने ड्रॉ किया ट्रायंगल ए बी सी। ये ट्रायंगल ए बी सी में ये थीटा है, थीटा का जो अपोजिट साइड है यानी ए बी हमको दिया तो उसका अपोजिट साइड ए बी इज इक्वल टू 100√3। और ये थीटा का ये एडजेसेंट साइड 90 डिग्री के सामने वाले इसको हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। इसकी वैल्यू नहीं दी है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं दी है। थीटा का अपोजिट साइड इसकी वैल्यू दिया है, थीटा का एडजेसेंट साइड AC इसकी वैल्यू दिया है। सो अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड, और हाइपोटेन्यूज नहीं दिया है। सो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड रहेगा यानी ये BC, इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं दी है। इसलिए आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे? जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अपोजिट साइड यूज होगा और एडजेसेंट साइड यूज होगा, ये इंपॉर्टेंट है। जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अपोजिट और एडजेसेंट साइड, क्योंकि इसकी वैल्यू दी है। सो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड ये यूज होगा। जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हाइपोटेन्यूज यूज होगा वो क्योंकि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दिया नहीं है, हाइपोटेन्यूज ने BC की वैल्यू नहीं दिया। तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हाइपोटेन्यूज यूज होगा, जैसे फॉर एग्जांपल साइन कॉस, इसको यूज नहीं करेंगे। हाँ, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड यूज होगा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? tan। सो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड यूज होगा tan में, सो यू हैव टू यूज tan। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला साइन कॉस टैन का फॉर्मूला याद रखने का आपको एक मेथड बताया था, सो का तो क्या है? सो का तो, सो का तो यहां देखिए साइन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहां यूज हो रहा है हाइपोटेन्यूज, लेकिन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं दिया इसलिए इसको यूज नहीं करेंगे। कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहां यूज हो रहा है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं दिया इसलिए यूज नहीं करेंगे। और यहां यूज हो रहा है tan इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट साइड भी दिया है, एडजेसेंट साइड भी दिया है, इसलिए हम ये tan वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पॉइंट याद रखना आपको। सो का तो साइन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन हाइपोटेन्यूज कौन सा है? BC, ये हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। सो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं मालूम, ये नहीं मालूम, इसलिए साइन यूज नहीं करेंगे, इसलिए इसको यूज नहीं करना है। यहां पे भी हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं मालूम इसलिए कॉस भी यूज नहीं करेंगे। और यहां पे tan इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट साइड की वैल्यू मालूम है, एडजेसेंट साइड की वैल्यू मालूम है, यानी क्या क्या मालूम है? अपोजिट में मालूम है, एडजेसेंट मालूम है। तो इसके दोनों अपोजिट एडजेसेंट दोनों मालूम है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे tan। देयरफॉर यू हैव टू यूज tan, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो साइन कॉस यूज नहीं करेंगे, tan यूज करेंगे, तो यहां पे फॉर्मूला हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा क्या फॉर्मूला है? tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी थीटा का अपोजिट और थीटा का एडजेसेंट। अब देखिए थीटा का अपोजिट ये है AB, थीटा का अपोजिट है AB, थीटा का अपोजिट AB जिसकी वैल्यू 100√3 हम यूज करेंगे। और थीटा का एडजेसेंट, थीटा का एडजेसेंट यानी AC। सो tan थीटा इज इक्वल टू, सो अच्छे से ध्यान रखिए साइन कॉस क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि साइन के फॉर्मूले में हाइपोटेन्यूज आ रहा है जिसकी वैल्यू नहीं दिया है, कॉस के फॉर्मूले में भी हाइपोटेन्यूज आ रहा है जिसकी वैल्यू नहीं दिया। हाँ, साइन के फॉर्मूले में अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट दिया है ये अपोजिट थीटा का, लेकिन हाइपोटेन्यूज नहीं दिया। तो अगर एक भी नहीं दिया तो इसको यूज नहीं करेंगे। कॉस के फॉर्मूले में एडजेसेंट दिया, एडजेसेंट साइड दिया, लेकिन हाइपोटेन्यूज नहीं दिया। और tan के फॉर्मूले में दोनों दिया है, अपोजिट साइड भी दिया है, एडजेसेंट साइड भी दिया है। सो tan का फॉर्मूले में दोनों जो साइड से अपोजिट एडजेसेंट दोनों दिया, इसलिए tan का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो थीटा का अपोजिट यानी AB, और बाद में थीटा का एडजेसेंट यानी AC। सो tan थीटा इज इक्वल टू AB की वैल्यू हमारे मालूम है, AB की वैल्यू 100√3 अपॉन AC की वैल्यू मालूम है 100। यहां पे 100 विल गेट कैंसल, tan थीटा इज इक्वल टू √3, लेकिन हमको तो थीटा कैलकुलेट करना है। सो tan थीटा इज इक्वल टू 100 कैंसल √3। लेकिन अगर आप देखेंगे इसके पहले आपको प्रीवियस चैप्टर में साइन कॉस tan की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री का एक टेबल दिया था। वहां पे अगर आप देखेंगे tan थीटा की वैल्यू √3 है, तो √3 तो tan 60 की वैल्यू है। अगर आप वहां देखेंगे तो √3 ये tan 60 जो है, tan 60 इसकी वैल्यू √3। अगर आप देखेंगे फिर रिफर द टेबल, tan 60 की वैल्यू √3, यानी tan थीटा इज इक्वल टू √3 बच गया, लेकिन √3 तो tan 60 की वैल्यू है। इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल tan 60।
tan थीटा इज इक्वल tan 60। ना दोनों जगह क्योंकि देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, tan tan, अगर ये दोनों सेम है तो एंगल को हम इक्वेट कर सकते। सो यहाँ पे भी tan है, यहाँ पे भी tan है, दोनों जगह tan है। सो एंगल की वैल्यू को हम इक्वेट कर सकते, मतलब थीटा की वैल्यू 60 है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन में क्या दिया, अ टावर इज 100√3 मीटर हाई। एक टावर है, ये टावर जिसकी हाइट 100√3 है। नाउ फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा हमको कैलकुलेट करना है। ये थीटा यानी क्या, हम इस पॉइंट सी से टावर के टॉप को देख रहे हैं। ये पॉइंट सी कहां है, जो टावर का जो फुट है उससे 100 मीटर दूर है, क्वेश्चन में दिया है फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम फुट। सो एक टावर है ए बी जिसकी हाइट 100√3 है, उस टावर का ये टॉप है, टावर का ये फुट है, टावर के फुट से 100 मीटर दूर एक पॉइंट सी है। यहां से हम टावर के टॉप को ऊपर देख रहे हैं, क्योंकि ऊपर देख रहे हैं इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। इस एंगल की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। इस एंगल की वैल्यू, तो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा। क्या क्या वैल्यूज दिया है, इस थीटा का अपोजिट साइड यानी ये हाइट दिया है, इस थीटा का एडजेसेंट साइड यानी AC दिया है। सो अपोजिट साइड दिया है, एडजेसेंट साइड। सो अब यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, साइन यूज करेंगे कि कॉस के टैन, वो डिपेंड करेगा कि कौन कौन से साइड्स की वैल्यूज दिया है। तो ये देखिए फॉर्मूला है, सो का तो साइन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ अपोजिट साइड दिया, हाइपोटेन्यूज नहीं दिया है। देखिए हाइपोटेन्यूज ये जो BC नहीं दिया है, हाइपोटेन्यूज नहीं दिया इसलिए इसको यूज नहीं करेंगे। कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज नहीं दिया इसलिए इसको यूज नहीं करेंगे। टैन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट साइड भी दिया, एडजेसेंट दोनों दिया है, अपोजिट भी दिया, एडजेसेंट भी दिया, तो टैन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्योंकि इसके दोनों साइड्स मालूम है, इसलिए फॉर्मूला यूज किया टैन थीटा। और टैन थीटा का फॉर्मूला क्या, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। थीटा का अपोजिट मतलब ये हो जाएगा AB, और थीटा का एडजेसेंट मतलब हो जाएगा AC, AB और AB की वैल्यू है 100√3 और AC की वैल्यू 100, दोनों का 100 कैंसिल, या √3 बच जाएगा। टैन थीटा इज इक्वल टू √3। लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है स्टैंडर्ड वैल्यूज के लिए 0 डिग्री के लिए 30 डिग्री 45 60 90, एक टेबल आपको दिया था इसके पहले एक्सरसाइज 10.2 से पहले, उसमें अगर आप देखेंगे टैन थीटा की वैल्यू √3, लेकिन √3 तो टैन 60 की वैल्यू होती है। √3 किसकी वैल्यू होती है, टैन 60। सो टैन थीटा का आंसर हमारा √3 आ गया, लेकिन √3 तो टैन 60 है, मतलब टैन थीटा और टैन 60 दोनों इक्वल है। सो टैन थीटा इज इक्वल टैन 60, जो √3 रहेगा। ना दोनों का सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया, टैन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम आ गया तो एंगल को इक्वेट कर सकते हैं, मतलब थीटा की वैल्यू 60। सो थीटा इज इक्वल 60 डिग्री। ये हमारा सॉल्व एग्जांपल नंबर 1 पेज 12.1। नाउ सेम टाइप का क्वेश्चन, यहां पे इसकी हाइट, टावर की हाइट दिया है, ये पॉइंट जहां से टावर के टॉप को देख रहे हैं इसकी यहां पे डिस्टेंस दिया हुआ है, थीटा कैलकुलेट करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 में थीटा दिया है, ये पॉइंट AC दिया है, हाइट कैलकुलेट करना है। ये देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ये सॉल्व एग्जांपल नंबर 2 पेज 12.2, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा निकालना था, यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 30 डिग्री। यहां पे डिस्टेंस AC दिया था 100 मीटर, यहां पे डिस्टेंस AC दिया 30 मीटर। यहां पे हाइट भी कैलकुलेट करना है, यहां पे हाइट की वैल्यू दिया था 100√3, थीटा कैलकुलेट करना, यहां पे थीटा 30 डिग्री दिया है, हाइट कैलकुलेट करना, यू हैव टू कैलकुलेट हाइट, H इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। से सॉल्व एग्जांपल नंबर 2 पेज 12.2, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर टॉप इज इक्वल 30 डिग्री। सो जो टावर का जो टॉप है इसका इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कितना डिग्री ऊपर करके देख रहे हैं आप, 30 डिग्री। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, उससे 30 डिग्री ऊपर करके आप टावर टॉप देख रहे हैं। सो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर टॉप इज इक्वल 30 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट। कहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, ये जो टावर का फुट है, ये टावर का फुट यहां से 30 मीटर दूर। सो टावर है, टावर के फुट से ये पॉइंट 30 मीटर दूर है, ये 30 मीटर टावर के फुट से, यहां से टावर के टॉप को देख रहे हैं, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन जितना ऊपर करके आप नजर देख लो 30 डिग्री है। हमको कैलकुलेट क्या करना है, इस टावर की हाइट कैलकुलेट कर, मतलब AB कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ AB। यहां पे देखेंगे फिर से 30 डिग्री का अपोजिट साइड हमको कैलकुलेट करना है, 30 डिग्री का एडजेसेंट साइड हमको दिया है, तो जो साइड की वैल्यू दिया है और जिस साइड की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दोनों यूज होंगे उसको यूज करेंगे। सो यहां पे देखिए जो हाइपोटेन्यूज है BC, ना इसकी वैल्यू दिया है ना इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हाइपोटेन्यूज यूज नहीं कर रहे हैं। यहां पे देखिए सॉल्यूशन। सो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर टॉप इज इक्वल 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन टावर टॉप का 30 डिग्री है फ्रॉम अ पॉइंट 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट। कहां से एक्चुअली 30 डिग्री है, एक पॉइंट जो टावर के फुट से 30 मीटर दूर है, 30 मीटर टावर के फुट से 30 मीटर दूर, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है।
फाइंड हाइट, हाइट ऑफ द टावर कैलकुलेट करना है, एच कैलकुलेट करना है, ठीक। सो सॉल्यूशन, यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमको यहां से ऊपर करके देखना पड़ेगा, नीचे अगर करके देखना पड़ता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर तो एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर तो एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा 30 डिग्री ये दिया है, और हमको एडजेसेंट साइड दिया है, थीटा का एडजेसेंट साइड, थीटा का एडजेसेंट साइड मतलब ये है AC, थीटा का एडजेसेंट साइड AC हमको दिया है 30 मीटर, और थीटा का अपोजिट साइड हाइट ऑफ द टावर कैलकुलेट करना है, थीटा का अपोजिट साइड कैलकुलेट करना है। अपोजिट साइड यानी AB, और यही हमारी हाइट है, ये कैलकुलेट करेंगे। सो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे? जहां पे एडजेसेंट साइड यूज होगा और अपोजिट साइड यूज होगा। अच्छे से ध्यान रखिए, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक साइड यूज करना पड़ता, जो साइड की वैल्यू दिया है उसको यूज करना पड़ता, या जो साइड की वैल्यू कैलकुलेट करना उसको यूज करना पड़ता। लेकिन यहां देखिए जो BC है हाइपोटेन्यूज, ना इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू कितनी है, ना इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसलिए BC को बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। सो BC इज नॉट यूज, BC बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। सो कौन कौन से देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक साइड यूज करना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो वो साइड की वैल्यू दिया है तो यूज करेंगे, जैसे यहां ये साइड दिया था, ये साइड दिया था, इसको यूज किया, यहां पे ये साइड दिया, इसको कैलकुलेट, इसको यूज करेंगे, और ये साइड कैलकुलेट करना, इसकी वैल्यू तो यूज करेंगे। तो जिस साइड की वैल्यू दी है उस साइड को यूज करेंगे, या जिस साइड की वैल्यू को हमको कैलकुलेट करना है उसको यूज करेंगे। जिस साइड की वैल्यू ना तो दी है ना तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना, जैसे यहां BC, इसकी वैल्यू दी भी नहीं है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट भी नहीं करना है, तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में BC यूज होगा मतलब हाइपोटेन्यूज यूज होगा, उसको यूज नहीं करेंगे। तो देखिए इसमें BC यूज नहीं करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला कौन सा है, देखिए सो का तो बताइए, साइन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मतलब ये BC, लेकिन इसकी वैल्यू दी भी नहीं है और इसकी वैल्यू कैलकुलेट भी नहीं करना है, इसलिए इसको यूज नहीं करेंगे। कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये देखिए हाइपोटेन्यूज फिर से BC, ये BC की वैल्यू दी भी नहीं है और BC की वैल्यू कैलकुलेट भी नहीं करना है, इसलिए इसको भी यूज नहीं करेंगे। tan इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो tan की वैल्यू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट साइड हमको कैलकुलेट करना है, इसलिए ये वाले साइड की जरूरत पड़ेगी। इसकी वैल्यू हालांकि दी नहीं है लेकिन इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है तो भी इसको यूज करना है, और एडजेसेंट साइड की वैल्यू हमको दी है, तो ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। tan इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे tan 30, tan ऑफ 30, क्योंकि यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑलरेडी दिया था, इसके पहले tan थीटा यूज किया था, फिर tan 30। सो tan का फॉर्मूला क्या है, tan इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट इज इक्वल टू जिसका 30 डिग्री का अपोजिट साइड और 30 डिग्री का एडजेसेंट साइड। बताइए 30 डिग्री का अपोजिट साइड यानी AB, 30 डिग्री का अपोजिट साइड यानी AB, और 30 डिग्री का एडजेसेंट साइड यानी AC, AB अपॉन AC। अच्छे से ध्यान रखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन यहां थीटा 30 डिग्री दिया है, एडजेसेंट साइड की वैल्यू दिया है 30 मीटर, अपोजिट साइड हमको कैलकुलेट करना है। तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एडजेसेंट साइड जो दिया है या अपोजिट साइड जो कैलकुलेट करना है, जिसमें ये दोनों यूज होंगे उसको यूज करना पड़ेगा, और ये दोनों एडजेसेंट अपोजिट यूज होगा tan में। सो एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड tan में यूज होगा। यहां पे अपोजिट यूज होता है एडजेसेंट, लेकिन साथ में हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू BC की वैल्यू ना इसकी वैल्यू दी है ना इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, दोनों ही नहीं है। तो क्योंकि BC की वैल्यू दी भी नहीं है और कैलकुलेट भी नहीं करना, इसलिए BC को बिल्कुल यूज नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी हाइपोटेन्यूज हमको यूज नहीं करना है। तो यहां पे हाइपोटेन्यूज यूज आ रहा है उसको यूज नहीं करना, ये यूज करेंगे tan इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और tan के साथ एंगल ये यूज करेंगे जो एंगल दिया tan 30, tan 30 इज इक्वल 30 डिग्री का अपोजिट AB और इसका एडजेसेंट AC। सो tan 30, नॉट tan 30 की भी एक फिक्स वैल्यू है, अगर आप देखेंगे tan 30 की वैल्यू है 1/√3,
ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर में जो आपको एक टेबल दिया है, साइन कॉस टैन, स्टैंडर्ड एंगल के लिए 0 डिग्री के लिए 30 डिग्री 45 डिग्री वहां सब है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू ए बी। ये देखिए ए बी की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। सो ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करना, ये हाइट है, ये हमको कैलकुलेट करना। दिस इज, ये डिनोट कर सकते हैं हाइट से या फिर एच से भी कर सकते हैं। इट कैन बी डिनोट बाई हाइट या सिंपली एच। वहाँ फिगर में हमने एच लिखा है, दिस इज एच जो कैलकुलेट करना हाइट, तो ए बी की जगह एच अपॉन, तो ए बी जो है अपॉन ए सी। ए सी की वैल्यू हमारे देखी थी, ए सी की वैल्यू 30 मीटर है, 30 मीटर। हमको कैलकुलेट करना है एच, तो एच इज इक्वल टू क्या रहेगा, 30 यहां ऊपर आ जाएगा। एच इज इक्वल टू यहां क्रॉस में 30 × 1 और √3 ऐसी रहेगा। एच एक साइड में रखेंगे, बाकी पूरे नंबर एक साइड शिफ्ट कर देंगे, तो 30 × 1 आ जाएगा यहाँ √3। एच इज इक्वल टू 30 × 1 अपॉन √3, 30 × 1 अपॉन √3। लेकिन कभी भी आप याद रखिए, अगर अंडर रूट वाला टर्म डिनोमिनेटर में है तो √3 की वैल्यू 1.732 है, तो डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाला टर्म, इसकी वैल्यू थोड़ी डिफिकल्ट वैल्यू रहती, इरेशनल नंबर 1.732, तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट जाता। जब भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाला टर्म है, कैलकुलेशन डिफिकल्ट जाता है, तो हमेशा अंडर रूट वाले टर्म को डिनोमिनेटर से रिमूव करेंगे, उसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। और रिमूव करने का मेथड क्या है, अंडर रूट वाला टर्म जो नीचे है, जो टर्म नीचे है उसी से, उसी नंबर से, यानी √3 है नीचे, तो √3 से ही नीचे ऊपर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। सो दैट इज इक्वल टू, सो 30 × 1 यानी 30 हो गया, अपॉन यहां पे आ गया √3, ये आंसर आ गया 30 अपॉन √3। तो जो नीचे अंडर रूट वाला टर्म है, सेम नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे और सेम नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे से अंडर रूट वाला टर्म हमारा खत्म हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज रैशनलाइजेशन, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। इसके बाद यहां कंटिन्यू करें, आंसर आ गया 30 × 1। यहां पे देखें h इज इक्वल टू 30 × 1 अपॉन √3, 30 × 1 यानी 30 अपॉन √3। लेकिन जब भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाला टर्म है, डिनोमिनेटर में से अंडर रूट वाला टर्म हटाएंगे और क्या करना पड़ेगा, जो अंडर रूट वाला टर्म डिनोमिनेटर में है √3, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी √3, दोनों के सेम नंबर। सो पता है यहाँ पे 30 √3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे √3 × √3 हो जाएगा, इज इक्वल टू, तो h इज इक्वल टू 30 √3 अपॉन √3 × √3 मतलब √3²। सो आर.डी. शर्मा की बुक बहुत अच्छी है, लेकिन आर.डी. शर्मा में कुछ कुछ कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्टकट है, तो जो कैलकुलेशन के स्टेप्स आपको अगर समझ में नहीं आ रहे बुक में, तो उसके एडिशनल स्टेप्स बुक में लिख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। सो 30 × √3 अपॉन √3 × √3, √3 मतलब √3²। अब बताइए यहाँ पे √3² स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ 3 आ जाएगा। सो h इज इक्वल टू 30 √3 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ 3 बच गया, और ये 330 में जाएगा। 330 में कितना टाइम जाएगा, 10 टाइम्स, बाकी √3 वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 10 √3 मीटर। दिस द आंसर, 10 √3 मीटर। तो ये आंसर आपका करेक्ट है। कभी अगर आपने √3 की वैल्यू 1.732 है, इसकी अगर 1.732 पुट करके अगर आपने कैलकुलेशन किया तो भी आंसर आ जाएगा। सो आई एम रिपीटिंग, h इज इक्वल टू 30 √3 अपॉन यहाँ पे √3 × √3 मतलब √3²। तो आपका आंसर ये आ गया था। सो एक बार देख लिया, 30 डिग्री का अपोजिट साइड हमको कैलकुलेट करना है और एडजेसेंट साइड दिया है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा दिया है, एडजेसेंट साइड दिया है, अपोजिट साइड हमको क्वेश्चन मार्क कैलकुलेट करना है। तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एडजेसेंट अपोजिट यूज होता है, देखिए एडजेसेंट अपोजिट यूज, टैन, इसको यूज करेंगे। जहां पे एडजेसेंट अपोजिट के अलावा हाइपोटेन्यूज, 3 साइड रहते हैं ट्रायंगल के, एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूज। जहां पे अपोजिट एडजेसेंट के अलावा ये दिया है या कैलकुलेट करना है, हाइपोटेन्यूज यूज होगा, जैसे यहाँ इसको यूज नहीं करेंगे, इसको यूज करेंगे जहां पे अपोजिट एडजेसेंट साइड यूज होता है। सो टैन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 30 डिग्री का अपोजिट ए बी है, वहां देख ली फिगर में, और 30 का एडजेसेंट ए सी है। ए बी यानी हाइट ऑफ टावर जो हमको कैलकुलेट करना है, इसलिए ए बी की जगह h लिख दिया, हाइट ऑफ टावर, ए सी की जगह 30 मीटर। और tan 30 की स्टैंडर्ड वैल्यू आपको टेबल से मिल जाएगी 1/√3। 30 मीटर यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 30 × 1 और यहाँ √3 आ जाएगा, तो h इज इक्वल टू 30 × 1/√3, h इज इक्वल 30 × 1/√3। जब भी डिनोमिनेटर में कोई अंडर रूट वाला टर्म है, कोई भी जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर ये √4 रहता तो 2 आ जाता, फिर जरूरत नहीं पड़ती।
लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। उसके लिए क्या करेंगे, जो अंडर रूट वाला टर्म यहाँ नीचे है सेम टर्म से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी, फिर नीचे भी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, नेचुरल उसका स्क्वायर आ जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो यहाँ 30 इंटू रूट 3 और रूट 3 इंटू रूट 3 मतलब रूट 3 स्क्वायर, तो h की वैल्यू हो जाएगा 30 इंटू रूट 3 और रूट 3 इंटू रूट 3 रूट 3 स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ 3 आ जाएगा, सो 30 रूट 3 अपॉन 3 और ये 3 30 में आएगा 10 टाइम्स, तो 10 रूट 3। ये आंसर आपका करेक्ट है, h इज इक्वल 10 रूट 3। इसके आगे अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो रूट 3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो 10 इंटू 1.732 17.32, वो भी करेक्ट है, दिस इज करेक्ट, ये भी करेक्ट है, या उसकी वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट कर ली तो भी करेक्ट है, अगर ये आंसर लिखा तो भी करेक्ट है। ओके, थैंक यू।